We were discussing about balanced force. What is a balanced force? If number of forces cancel each other out, it is known as, या they are known as balanced forces. तो बेस्ट एग्जांपल था अपना टग ऑफ वॉर का, जिसमें एक रस्सी को चार लोग इधर खींच रहे, चार लोग इधर खींच रहे और ऐसे खींच रहे हैं हम लोग, ऐसा ये वाला केस। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो मेरा हाथ में जो मार्कर है ये कहीं नहीं जा रहा। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग का दोनों हाथ से मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो बराबर है। तो इस तरह के फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, because in spite of force being applied in that marker, this marker is not moving anywhere. इसका ये मतलब है कि this force is equal to this force, मतलब लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स। तो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो जब ये वाला केस होता है ना, when forces cancel each other, तो इसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर मेरे को किसी भी चीज को हिलाना है तो बैलेंस फोर्स लगाने से मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं किसी भी चीज को तभी अपनी जगह से हिला सकता हूँ, रेस्ट से मोशन में ला सकता हूँ या अपनी जगह से उसको मूव कर सकता हूँ जब मैं उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाऊंगा। फिर से यही एग्जांपल, until and unless मैं एक तरफ का फोर्स ज्यादा करूँ, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, क्योंकि दोनों में से एक फोर्स को बड़ा होना पड़ेगा। जब वो रस्सी खींच होती है तो उसमें कौन जीतती है, कौन सी टीम जीतती है, जो ज्यादा ताकत लगा पाते हैं। तो अगर दोनों सेम फोर्स लगाएंगे तो इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। तो वी नीड अनबैलेंस्ड फोर्स टू मूव एनीथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा केस हो गया, जिसमें एक तरफ का कोई फोर्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दूसरा वाला फोर्स। ठीक है, उसके बिना कोई भी चीज नहीं हिलेगी। तुम लोग खुद ही सोचो, किसी भी चीज, अगर ग्रेविटी काम कर रही है, मेरे को ये मोबाइल रखा है मेरे हाथ में, मेरे को इसको उठाना है, मैं अगर उतना ही फोर्स लगाऊं जितना ग्रेविटी इस पे नीचे फोर्स लगा रही, तो मैं इसको कभी नहीं उठा पाऊंगा। मेरे को अपने हाथ से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तब मैं इसको पिक कर सकता हूं ऊपर। तो until and unless an additional force is applied, या थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अपन उस ऑब्जेक्ट को वो नहीं कर पाएंगे जो अपन करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये केस था, ये टेबल कहीं नहीं जा रहा था, इंस्पाइट हम लोग देख रहे हैं कि चार लड़के लोग इसको चारों तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि चारों मिलके जो इसमें फोर्स लगा रहे हैं वो एकदम इक्वल फोर्स लग रहा है, और उसकी वजह से ये टेबल कहीं नहीं खसक रहा है। लेकिन एक किसी का फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो टेबल अपने को थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन में खसकता हुआ दिखेगा। वो एग्जांपल होगा अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। रिजल्टेंट का मतलब टोटल। देखो इधर याद रखना, वेक्टर पढ़े हम लोग, अगर इधर वाले को मैं प्लस बोलूंगा तो उल्टा जाने वाले को मेरे को माइनस बोलना पड़ेगा। तो सबको प्लस करूंगा तो अगर ये +10 है तो इधर वाला -10 है, तभी तो ये टेबल कहीं नहीं हिल रहा। तो +10 -10 जीरो हो गया। और अनबैलेंस्ड फोर्स में ये होगा कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नॉट जीरो। तो जो रिजल्टेंट है इज नॉट जीरो, आर नहीं होगा, तो रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, मतलब इधर +10 है, इधर -12 है, तो अल्टीमेटली टेबल किधर जाएगी, -12 की तरफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। 12 बड़ा नंबर है ना, कितना बड़ा है, 2 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं इन लोग, तो टेबल इस तरफ खसकेगा। तो जिस तरफ भी ज्यादा फोर्स लगेगा, तो अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं होते हैं तो चीज अपनी जगह से मूव होती है, उसमें वो इफेक्ट, वो काम होता है जो हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने, इसको बोलते हैं गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन, गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन। ये एक्सपेरिमेंट देखो कुछ इस तरीके से था। एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, इसमें मैंने एक ऐसे प्लैंक रख दिया। प्लैंक इसको कैसे मान लें, अपन लोग मान लेते हैं कि दिस इज कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा है मान लो, ठीक है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा मतलब कि ऐसा रखा है, एक जैसे ये पेपर है ना, इसको मैंने ऐसे रख दिया। कार्डबोर्ड या कोई लकड़ी का पट्टा भी मान लेते हैं, यहाँ पे रख दिया, और यहाँ से मैं इसको बॉल को ऐसे छोड़ूंगा तो ये नीचे रुकेगी ऐसे, ठीक है। तो एक ये फिक्स है, इसको फिक्स कर दिया अपन लोग, ठीक है। एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया, ये वाला फिक्स है, इसको मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला जो है इसको अपन लोग ऐसे अलग अलग एंगल में मूव कर सकते हैं, ठीक है।
अब अपन क्या करते हैं, अच्छा ये जो लकड़ी है इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे, ये इनफाइनाइट जैसा अपन मानेंगे, इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। अब मैं एक हाइट सेलेक्ट करता हूं, सपोज एक ऐसे हाइट सेलेक्ट करते हैं, ये मेरा हाइट हो गया, हाइट इसका नाम देते हैं अपन h। इस हाइट h में यहां पे मैं बॉल रखा और बॉल को छोड़ दिया, यहां से बॉल को ऐसे छोड़ दिया, तो तुम लोग को भी मालूम है क्या होगा, बॉल ऐसे लुढ़क के जाएगी और यहाँ पे चढ़ेगी, कितने चढ़ेगी, यहां तक आएगी, ठीक है। ये वाला एंगल का नाम अपन दे देते हैं, इधर थीटा है, ये वाला नाम दे दिया मैंने थीटा 1, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मैं क्या करता हूं, ये जो अपन जो प्लैंक ऐसा रखे थे इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करके झुका दिया, पहले ऐसा था, देखो ऐसा था, इसको मैं थोड़ा सा झुका दिया ऐसे, ठीक है। तो नया सीन कैसा दिखेगा अपने को जब कर देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये नया एंगल बन रहा, मान लो θ2। फिर से मैं क्या करूंगा, सेम उसी हाइट से यहां से बॉल को छोड़ा, तो बॉल ऐसे लुढ़की और फिर हट ऊपर गई, मैं क्या देखता हूं, ये वापस यहां तक आ गई। फिर अपन एक एंगल, नया एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा θ3। फिर से मैं क्या देखता हूं, बॉल इस हाइट तक आती है, ठीक है। और ऑब्वियसली इस चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये चीज बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन ये है, ये जो गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए ये काम आता है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपना फर्स्ट राउंड क्वेश्चन रहेगा। गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि डजंट मैटर सामने वाला जो प्लैंक है वो किस एंगल पे रखा हुआ है, ये एक एंगल था, सपोज दिस इज 60 45 30, एंगल बदलते जाऊंगा, लेकिन ये जो बॉल है ये हमेशा लुढ़कने के बाद उसी हाइट तक आती है जहां से इसको छोड़ा गया है। मतलब अगर मैं इस h हाइट से इसको छोड़ा हूं ना, तो ये सामने वाला प्लैंक किस एंगल पे है डजंट मैटर, इट ऑलवेज ट्राइज टू नहीं, इट ऑलवेज अचीव द सेम हाइट फ्रॉम व्हिच इट वाज रिलीज्ड। अच्छा एक केस ये हो सकता है कि अब उस हाइट को रिलीज ना कर पाए, जब मैं इस प्लैंक का कोई ऐसा एंगल रख दूं, ऐसा जो ये यहाँ इस हाइट तक पहुंच ही ना पाए कभी। इससे मैं बोला था इसको इनफाइनाइट मानेंगे, बहुत लंबा है, ताकि कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर आ जाए, लेकिन मान लेते हैं वो लकड़ी कहीं ना कहीं तो अपनी ये खत्म हो जाएगी ना, तो ये अगर यहाँ तक नहीं जा पाई तो बॉल पूरा आखिरी तक जाएगा। मतलब बॉल बेसिकली हमेशा यही कोशिश करता है कि वो इस हाइट तक पहुंचे, हमेशा किसी भी एंगल पे। अगर अब इमेजिन करो मैं इस पट्टे को पूरा ग्राउंड पे ऐसे कर दूं, मतलब यहां से छोड़ा और पूरा इधर ग्राउंड पे जाने दूं, तो इस केस में क्या होगा, इस साइड से छोड़ा मैं बॉल, ये लुढ़केगी और ये सीधे चलते चले जाएगी, और कैसे चलते चले जाएगी, वो बॉल अपनी हाइट को खोज रही है, वो उस हाइट तक जाना चाहती है जहां से रिलीज हुई है। याद रखना अभी अपन फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम चिकना वाला सरफेस है, ऑयल लगा हुआ है, टेबल है, एकदम ऑयल है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बॉल तब तक चलती रहेगी जब तक उसको वो हाइट नहीं मिलेगा, और ऑब्वियसली ग्राउंड में उसको वो हाइट कभी नहीं मिलेगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। लेकिन ये हो गया थ्योरी वाला केस हो गया, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जब रियल केस में हम ग्राउंड में बॉल को छोड़ते हैं तो थोड़ी देर बॉल लुढ़कने के बाद रुक जाती है, क्योंकि ग्राउंड में फ्रिक्शन है, फिर अपने आसपास हवा भी होती है, उसका भी रेजिस्टेंस मिलता है बॉल को, तो वो प्रैक्टिकल केस है, अपन लोग थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि बॉल हमेशा एक हाइट से रिलीज करने के बाद वापस उसी हाइट तक जाती है हमेशा, ठीक है। और अगर नहीं जा पाई, मतलब ये वाला केस, अगर उस हाइट तक नहीं जा पाई तो ये उस हाइट को खोजने के लिए ट्रेवल करती रहेगी इनफाइनाइट तक, तो इट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग। अच्छा अब एक चीज देखो, एक चीज और, इसको डिस्टेंस से समझो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं ये S1 था, कहां से, यहां से लेके यहां तक, जिस हाइट तक ये गई, अगला वाला को मैं S2 मान रहा हूं, फिर S3 मान रहा हूं, एंड सो ऑन। हर बार देखो जैसे जैसे थीटा कम होते जा रहा है, θ1 θ2 θ3 θ4, वैसे वैसे ये S1 S2, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, θ1 सबसे बड़ा था, θ2 छोटा, θ3 और छोटा, और ऐसे एंगल छोटे होते जाएंगे। सिमिलरली जो S1 है वो सबसे छोटा था, फिर S2 बड़ा हो गया, S3 एंड सो ऑन। इससे ये समझो कि जैसे जैसे मैं थीटा को कम करते जाऊंगा ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे मैं थीटा को जीरो करूंगा ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट चला जाएगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, समझ पा रहे हो क्या कैसे डिस्टेंस बढ़ा, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूं।
इस पॉइंट से जहां तक गया ये छोटा डिस्टेंस गया, एंगल में बड़ा रखूंगा तो छोटा डिस्टेंस गया। जैसे जैसे एंगल को नीचे कर रहा हूं ये डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से छोटा है, वैसे ये वाला डिस्टेंस और बड़ा है। और मैं यहां जाता इस लाइन को, मैं मेरे को बोर्ड के बाहर निकलना पड़ता, तो बोर्ड के बाहर निकलता तो ये डिस्टेंस कितना लंबा मिलता है, ये वाला S4 बोलते हैं अपन उसको। तो जैसे जैसे ये थीटा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब थीटा अपना 0 हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब थ्योरी के हिसाब से वो बॉल पूरा इंफिनिटी तक ट्रेवल करती रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन टॉपिक्स पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अच्छा याद रखना फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, तो इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, इट स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest or a body in motion will remain in motion until and unless an external force is applied, an external unbalanced force is applied। अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक बॉडी रेस्ट पे रहेगी जब तक हम लोग उसमें बाहर से एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएंगे कि अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ठीक है। किसी चीज को हिलाने के लिए या रोकने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। और गैलीलियो से हम ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है ग्राउंड में, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो हमेशा मोशन पे ही रहेगा, कभी रेस्ट में नहीं आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कोई भी चीज तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसमें बाहर से हम लोग कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं। तो a body at rest will remain at rest and body in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on that body। an external unbalanced force या unbalanced force का वर्ड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको तो हम लोग तीन पार्ट में बांटेंगे। जैसे मैं एक नाम लिया रेस्ट का, एक नाम लिया मोशन का, एक इसमें आ जाता है डायरेक्शन भी। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट will remain in rest, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, will remain in rest until and, अच्छा इसका स्टेटमेंट यही होगा ना, body at rest will remain at rest until and unless an external unbalanced force is applied on it। इसका एग्जांपल देखते हैं। आम तोड़ते हैं हम लोग, जैसे आम को डंडा मार के या पत्थर मार के तोड़ते हैं, आम ऐसे लटका रहता है, ठीक है, ये आम लटका हुआ है। अभी मैं एक पत्थर मारा, हाथ में यहाँ लगेगा तो क्या होगा, ये देखो आम नीचे गिर गया। इसमें होता क्या है, ये वाले केस में होता यह है कि जो आम है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है। अब हमने लगाया बाहर से फोर्स, तो ये जो हाथ था ये तो हिल गया, हाथ मतलब उसका जो डाली था ये तो हिल गया, लेकिन आम रेस्ट पे रह जाता है। तो ये हट गया, और अगर फोर्स अगर अच्छा खासा लगा है, मतलब इसका जो लिमिट था इस डाली को टूटने का, उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये डाली टूट जाती है और आम नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है। वैसे ही एक एग्जांपल है, गद्दे वालों को देखो, गद्दे को लकड़ी से पीटते हैं, वो गद्दे को पीट के बेसिकली उसमें से ना धूल को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है, वो गद्दे में धूल है, ठीक है, तो वो रेस्ट पे पड़ी हुई है, धूल अपनी जगह पे पड़ी हुई है। तो जब मैं उसमें डंडा मारता हूँ, तो जैसे ये गद्दा है मान लो, इसमें मैं ऐसे डंडा मारा तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, तो बहुत तेजी से ये नीचे जाता है। लेकिन वो जो डस्ट है, बिकॉज ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको इनर्शिया बोलते हैं, वो अपनी जगह पे रहना चाहेगा, ठीक है। अच्छा अभी तो इनर्शिया हम लोग पढ़े नहीं ना, इनर्शिया की बात नहीं करेंगे, तो अपन सीधे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इनर्शिया पे बात ना होगा। मैं जब एग्जांपल इनर्शिया का बताता हूं, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। दूसरा आएगा अ बॉडी इन मोशन will remain in motion until and unless an external unbalanced force is applied। ये वाला लाइन तो तीनों में जोड़ना है अपने को, until and unless an external unbalanced। तो again repeating, what is inertia? Inertia is inability of a body to change its state of rest or motion। इसका ये मतलब है कोई भी चीज अपनी जगह से खुद से नहीं हिलती है, कोई भी चीज चलने वाली चीज खुद से नहीं रुकती है, उसमें हमेशा मुझे बाहर से एक
फोर्स लगाना पड़ता है। दूसरा चीज, हल्की और भारी चीज का एग्जांपल लेते हैं। मेरे को एक तकिया को अपनी जगह से मूव करना था, एक हाथ से मैंने मूव कर दिया, और उसी की जगह एक बड़ा टेबल है, ठीक है, उस टेबल को मुझे मूव करना है, तो वो तकिया जितनी ताकत मूव नहीं होगा, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ज्यादा ताकत, अच्छा अब यहाँ पे ये समझो तकिया और टेबल के बीच में अंतर क्या आ गया। तकिया हल्का होता है और टेबल है जो भारी है। मतलब ये जो इनर्शिया है ना, कोई भी चीज कितना अपोज करेगी खुद को अपनी जगह से हिलाने के लिए या रुकने के लिए, वो डिपेंड करता है उसके मास पे। तो ये इनर्शिया इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। मतलब ये जो इनर्शिया है वो कौन डिफाइन कर रहा है? इनर्शिया डिफाइन कर रहा है उस बॉडी का वेट या मास, उस बॉडी में मास कितना है। जैसे मेरे को एक स्पंज को उठाना है, मैं आराम से उठा लूंगा, बिल्कुल ताकत नहीं लगेगी। लेकिन वही चीज मेरे को एक डंबल को उठाना है तो मुझे ज्यादा ताकत लगेगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या था? स्पंज बहुत हल्का था, आसानी से उठ गया। डंबल बहुत भारी है, मेरे को ज्यादा ताकत लगाना पड़ा। या स्पंज जितना ताकत लगाता तो वो डंबल तो हिलता भी नहीं अपनी जगह से। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि कोई भी चीज अपन लोग मान लो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। और इनर्शिया वो चीज है जो एक बॉडी को, मतलब वो बॉडी को अपोज करवाती है अपनी स्टेट को चेंज करने में, मतलब रेस्ट से मोशन में आने में या मोशन से रेस्ट आने में। और इनर्शिया को कौन डिफाइन करता है? मास। कोई भी चीज कितना भारी है उसमें इनर्शिया उतना ज्यादा है, जितना भारी चीज उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया और मास एक ही चीज है, ठीक है। व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलोगे मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं। There can be three types of, ये जो तीन लॉ आप लोग लिखे थे इसी पे बेस्ड है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला टाइप आएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे? हर बार ये तो बोलना ही है, ये जो लिखा हुआ है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि अपन इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ रहे हैं। The inability of body to change its state of rest. This means a body at rest will remain at rest until and unless an external force, unbalanced force is applied. ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आएगा आपको आम वाला एग्जांपल। आम लटका हुआ था, पत्थर फेंक के मारा, आम रेस्ट पे था, ये हिल गया, आम नीचे गिर जाएगा। गद्दे में बहुत धूल है, गद्दे पे मैं तेजी से ऐसे डंडा मारा, गद्दा जाएगा नीचे, और धूल रेस्ट की वजह से अपनी जगह पे रहना चाहिए, गद्दा नीचे चला जाएगा, तो धूल बाहर आ जाती है। कैसे करते हैं? सामने एक फैन चला देते हैं, टेबल फैन चला देते हैं और गद्दे को पीटते हैं। जब गद्दे को पीटते हैं तो धूल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी जगह पे रह जाता है, गद्दा नीचे चले जाता है। तो गद्दा गया नीचे और धूल बाहर आ गई, और ये फैन चला गया और उस धूल को बाहर उड़ा देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट पता चलता है। वो आम वाला एग्जांपल भी याद रखना, मतलब पत्थर मारना जरूरी नहीं, अपन तेजी से पेड़ को अगर हिलाएंगे तो फल नीचे गिर जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो फल रेस्ट पे आता था। दूसरा आएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे? द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, फिर से वही लाइन, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बोलोगे आप। The inability of body to change its state of motion. The inability of body to change its state of motion. ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। तो मोशन, अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग कार चला रहे हैं सपोज, ठीक है, कार चलाते हैं, अचानक से कुत्ता आगे सामने ब्रेक लगाते हैं तो अपनी बॉडी ऐसे सामने चले जाती है, ऐसे ब्रेक लगता है एकदम से हम लोग सामने चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार मोशन में थी, ठीक है, अचानक से ब्रेक लगा तो हमारा जो लोअर वाला पार्ट है जो कार के साथ कांटेक्ट में है, जैसे मैं बैठा हूं कहीं पे, तो वो पार्ट तो मेरा कांटेक्ट में है, तो वो रेस्ट पे आ गया। लेकिन मेरी अपर वाली जो बॉडी है वो मोशन में रहना चाहती है, तो उसको समझते समझते थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आगे चले जाती है। वैसे ही बोलते हैं ना, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए या चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए, वहां भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे? देखो, बस चल रही थी, ठीक है, तुम लोग चलती हुई बस से उतरने की कोशिश किए, तो अब क्या होगा? मान लो स्पीड बहुत ज्यादा है, कैसे गिरते हैं लोग, कभी ट्राई करके मत देखना, लेकिन लोग गिर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे तुम लोग जमीन के कांटेक्ट में आते हो, मेरा पैर आ गया रेस्ट में, मतलब जो पार्ट मेरा क्योंकि जमीन रेस्ट पे है,
लेकिन बस मोशन में थी तो मेरी बॉडी मोशन में थी, तो मेरा पैर तो रेस्ट में आ गया लेकिन मेरी बाकी की बॉडी मोशन में रहना चाहती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो मेरा अपर पार्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मेरा पैर नीचे वाला पोर्शन तो रेस्ट पे आ गया, पंजा जो जमीन से कांटेक्ट में, और मैं गिर जाता हूँ, मोशन की वजह से गिर जाता हूँ। तो ये दो एग्जांपल हो गए अपना इनर्शिया ऑफ मोशन का। थर्ड आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में फिर से वही बोलोगे, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। या इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हम लोग कार पे जा रहे हैं, एक चौक आया, चौक पे तेजी से मान लो कार मुड़ गई तो अपनी बॉडी एक तरफ से झुक जाती है, क्योंकि अपन लोग तब तक सीधा जा रहे थे जब तक मुड़े नहीं थे, तो अपनी बॉडी सीधा जाना चाहती है, लेकिन जैसे कार से मुड़ गई तो अपनी बॉडी अभी भी सीधा ही जाना चाहती है, तो सीधा जाने की वजह से हम लोग एक तरफ झुक जाते हैं। तो झुका हुआ क्यों लगता है, क्योंकि कार का तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये हो गया अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और डायरेक्शन वो देख सकते हो, जो मडगार्ड लगाते हैं हम लोग साइकिल में, मडगार्ड देखो ऐसा होता है, ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, जो मडगार्ड लगाते हैं वो बेसिकली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से लगाना पड़ता है। कैसे, कीचड़ है मान लो, तो टायर से कीचड़ ऐसे चल रहा है बाहर, ऐसे बाहर चलाते हैं, तो जब तक वो चिपका रहेगा तब तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका जो पकड़ है टायर के साथ कमजोर पड़ती है वो बाहर छिटकता है, ठीक है, और ये सामने वाला चक्का है, ऐसे ऐसे साइकिल है मान लो, ठीक है, ये इधर हैंडल है, मैं ऐसे चला रहा हूं साइकिल, तो क्या होगा, ये मेरे को इधर ऐसे मडगार्ड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब चक्का ऐसे घूमता है तो कीचड़ जो है वो इस तरफ छिटकने वाला है। देखो ये वाला यहाँ तक मेरे को दिक्कत नहीं है, इधर तो पीछे जा रहा है, ये वाला आके मेरी शर्ट में लग सकता है, ये इधर इधर का जितना कीचड़ है ये मेरी शर्ट में आके ऐसे लग सकता है। तो अपन लोग जो मडगार्ड है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक साइकिल या बाइक में, जब हम लोग मडगार्ड लगाते हैं, मडगार्ड नहीं लगाओगे तो तुम लोग को भी पता है क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गए अपने 3 इनर्शिया के केसेस, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये मोस्टली ये इसमें थ्योरी है, इसमें